नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम की चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ हठ योग में चंद्र का अभिप्राय ईड़ा नाड़ी से होता है। हमारे स्पाइन के बगल में लेफ्ट की तरफ जो नाड़ियाँ होती हैं उसको हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, और राइट की तरफ जो होता है उसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, और जो बीच में होती है उसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जो हमारा लेफ्ट का सिस्टम है, यानी जिसे हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, ईड़ा नाड़ी और चंद्र नाड़ी यह दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और भेद का अर्थ है तोड़ना, छेदना। यानी कहने का अभिप्राय है कि हमारे जो ईड़ा नाड़ी है उसके प्रवाह में, जो उस ईड़ा नाड़ी का जो प्रवाह होता है उसके प्रवाह में यदि कहीं कोई असंतुलन है, उसका प्रवाह कहीं बाधित है, तो इस प्राणायाम के करने से वह बाधा दूर हो जाती है। उस बाधा को वह यह छेद देता है, तोड़ देता है। इसलिए इसको हम चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। तो इस तरह से यह चंद्रभेदी प्राणायाम हुआ। चंद्रभेदी प्राणायाम का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जो सेरिब्रम का पार्ट है, और सेरिब्रम में जो दाहिना वाला पार्ट है, दाहिना गोलार्ध है, बाईं नाड़ियाँ वह हमारे दाहिने गोलार्ध से कंट्रोल होती हैं, और दाहिनी नाड़ियाँ वे हमारे ब्रेन के बाएं गोलार्ध से कंट्रोल होती हैं। जो दाहिना गोलार्ध है वह हल्का सा ठंडे का क्षेत्र है, यानी उसको एक्टिवेट करने से शरीर में ठंडक बढ़ती है। जो चंद्रभेदी प्राणायाम है उसके अभ्यास से हमारा राइट वाला ब्रेन वह एक्टिवेट होता है, और इसीलिए यह प्राणायाम हमारे राइट वाले पार्ट को बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट करता है। आइए अब हम लोग इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं, तो हम फिर साथ में और भी चीज़ों को इसके से संबंधित समझते चलेंगे। सबसे पहली बात है कि हमें किसी एक आसन में बैठना है, जो प्राणायाम का आसन हो, ध्यान का आसन हो। पहली श्रेणी का है वह सिद्धासन है। तो आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं। जैसे हमने कहा, दोनों पैरों को इस तरह से फैलाया। अब अपने एक पैर को मोड़कर इस पैर की एड़ी को पेरिनियम के नीचे करें, और दूसरे पैर के पंजे को इस तरह से अंदर इंसर्ट कर दें। तो यह हमारा सिद्धासन हो गया। रीढ़, गला और सिर को हमने सीधा कर लिया। अब इसके बाद हम जो दूसरी स्थिति है वह ये है कि हम अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे और हम जो है नासिकाग्र मुद्रा लगाएंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका पर रखें, और बाकी दो उंगलियों को इस तरह से बंद रखें, और बाईं उंगली को बाईं नासिका पर इस तरह से हम रखते हैं। यह नासिकाग्र मुद्रा होती है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सहजता के लिए जिसे आप देख सकें तो हम इस तरह से रख रहे हैं। अब हम बाईं नासिका से श्वास अंदर लेंगे। क्यों बाईं नासिका से लेंगे? कि जैसा कि मैंने बताया कि बाईं तरफ वाला पार्ट जो है उसे हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, और यह चंद्रभेदी प्राणायाम है, यानी चंद्र नाड़ी का प्राणायाम है, ईड़ा नाड़ी का प्राणायाम है। हम अपने चंद्र वाले भाग को, ईड़ा वाले भाग को, या ब्रेन के दाहिने वाले भाग को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो हम पूरक इसी से करेंगे, और हर बार पूरक इसी से करना है। रेचक हमें दूसरी वाली से करना है, राइट से, और हम अंदर फिर श्वास को रोकेंगे। तो इस तरह से तीनों प्राणायाम के जो अवयव हैं इसमें उपयोग में आ जाते हैं। अब आप देखें कि जैसे आपने इससे श्वास अंदर लिया, फिर आप रोक लें, फिर आप इससे बाहर निकालें। अब आप जब फिर दोबारा पूरक करेंगे तो वह बाईं से ही करेंगे। हर बार बाईं से ही पूरक करना है, दाहिनी से पूरक बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन रेचक हम दाहिनी से ही करेंगे। ध्यान रखें, रेचक हम दाएं से करेंगे और पूरक हमेशा बाएं से करेंगे। तो इसको हम चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं, और हमें इसमें कुंभक भी करना है। लेकिन ये ध्यान रखें कि वे लोग जिन्हें उच्च रक्तचाप हो या हृदय के रोग हो, वे कुंभक का अभ्यास नहीं करेंगे इसमें। बाकी शेष सारे लोग कुंभक के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको और अच्छी तरह से देखते हैं कि कैसे इसका अभ्यास किया जाता है। हमने दाहिने नासिका को बंद किया और अब हम बाईं नासिका से श्वास अंदर ले रहे हैं।
ध्यान रखें कि जब आप श्वास अंदर लें तो बहुत धीमी, लंबी और गहरी हो। अंतिम स्थिति में तो आपकी श्वास की आवाज़ आपको खुद ही नहीं सुनाई पड़ना चाहिए। इतना लयबद्ध श्वास हो, इतना धीमी श्वास हो, लेकिन सजगता के साथ हो, क्योंकि सजगता ही इसका महत्वपूर्ण पक्ष है। सजगता जब आप रखेंगे तभी आपका सेरिब्रल कोर्टेक्स का पार्ट है वह एक्टिवेट होगा और उस पर आपका नियंत्रण होगा, अन्यथा उस पर नियंत्रण होने वाला नहीं है। तो इसलिए पूरी सजगता के साथ अभ्यास करेंगे। इस तरह से आप करें। अब इसमें आप देखें कि जितनी देर में आप अंदर ले रहे हैं उतनी देर रोकें, या जितना सहजता के साथ आपका रुके, फिर धीरे धीरे आप बाहर निकाल दें। प्रयास ये करें कि जितनी देर में अंदर ले रहे हैं उतनी देर में बाहर निकले, यानी 1:1 का रेशियो हो। लेकिन जो रुकने वाली स्थिति है उसको आप प्रारंभ में 1 नहीं करेंगे, उसको आप प्रारंभ में थोड़ा सा, जैसे आपने 5 सेकंड में अंदर लिया तो आप 1 ही 2 सेकंड 3 ही सेकंड रोकें, फिर धीरे धीरे उसको 4 कर लें कुछ दिनों बाद, फिर धीरे धीरे जब 5 हो जाए सहजतापूर्वक तो 5 कर लें। तो इस तरह से फिर 1:1:1 का रेशियो हो जाएगा, यानी 1 में आपने अंदर लिया, पूरक किया, 1 ही आपने रोका और 1 में बाहर निकाला। 1 का मतलब आप खुद काउंट करें कि जैसे आप 3 गिनती में अंदर ले रहे हैं तो 3 ही गिनती अंदर रोकें और 3 ही गिनती में बाहर निकालें। जब ये पूरी तरह से सहज हो जाए तो फिर आप इसका रेशियो और बढ़ा लें, फिर आप 4 में लें, 4 रोकें, 4 बाहर निकालें, 5 में लें, 5 रोकें, 5 बाहर निकालें। फिर धीरे धीरे अब आपको जो पूरक है उसका समय नहीं बढ़ाना है, अब आपको कुंभक और रेचक का समय बढ़ाना है। तो अब आप क्या करेंगे कि फिर आप अंदर लिया आपने, मान लो 5 गिनती में आपने अंदर लिया, अब आप धीरे धीरे क्या करेंगे कि रेचक का समय डबल करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे फिर रेचक को डबल करते जाएं, 5 से फिर 6 करें, फिर 7 करें, फिर 8 करें, फिर 9 करें, फिर 10 करें, लेकिन अभी कुंभक उतने ही रहने दें। जब आपका रेचक डबल हो जाए, यानी 5 में आपने लिया, 5 रोका और 10 में बाहर निकाला, तो इस तरह से हो जाए, तब आप अपने अंदर कुंभक को भी अब बढ़ाना शुरू करें। तो पहले तो आप उसको 5 करें, फिर 6 करें, फिर 7 करें, फिर 8 करें, फिर 9 करें, फिर 10 करें। जब वह 10 होने लगे तब आप जो है पूरक 5 में हुआ, कुंभक 10 में हुआ अंतर कुंभक, और 10 में ही बाहर रेचक हुआ। तो इस तरह से 1:2:2 का रेशियो हो गया। तो इस तरह से 1:2:2 का रेशियो कुछ दिन आप अभ्यास करें। जब ये होने लगे, इसमें मास्टरी हो जाए, तब आप अब श्वास को थोड़ा बाहर भी रोकना शुरू करें। फिर रोकें, लेकिन बाहर का रोकने का समय अभी उसी 1 के अनुपात में ही हो, यानी आपने 5 में लिया, 10 अंदर रोका, 10 बाहर निकाला, तो अभी आप 5 ही रोकने का बाहर अभ्यास करें। और 5 में भी पहले शुरू में 1 2 3 4 5 इस तरह से ले आएँ। पहले ही दिन 5 मत करना शुरू कर दें, क्योंकि आप ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर आपके सिस्टम को नुकसान करेगा, ये अनेकों प्रकार के रोग का घर भी बना देगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आप बाहर भी 5 रोकना शुरू कर दिए, बहिर्कुंभक भी 5 शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे फिर बहिर्कुंभक को 10 की ओर ले आएँ। तो अब आपका पूरक वह 5 हो रहा है, फिर अंतर कुंभक 10 हो रहा है, आपका रेचक भी 10 हो रहा है और बहिर्कुंभक भी 10 हो रहा है। इस तरह से होने लगे तब आप इस अभ्यास को थोड़े दिन तक, महीने 2 महीने 4 महीने तक इस पर आप दृढ़ता प्राप्त कर लें। जब इस पर आपकी दृढ़ता हो जाए तब फिर अंतर कुंभक और रेचक का समय, या अंतर कुंभक और रेचक का जो अनुपात है वह आप बढ़ाएं। अब आप फिर 1 3 3 2 रखें, फिर आप 1 4 4 2 ले आएँ। इस तरह से आप उसका बढ़ा सकते हैं समय अवधि। तो यह हमारा चंद्र भेदी प्राणायाम है।
आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका लाभ क्या है। चंद्रभेदी प्राणायाम उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो बड़े रेस्टलेस टाइप के होते हैं, जो कभी इतने चंचल होते हैं कि कभी स्थिर बैठ नहीं सकते हैं। तो यदि इसका अभ्यास करते हैं तो उनके ब्रेन को ठंडक पहुंचती है, और ब्रेन को ठंडक पहुंचती है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी रेस्टलेसनेस कम होती है, उनके अंदर शांति की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। तो इसलिए यह उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, उन लोगों को जिनको हाइपर एसिडिटी होती हो उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। तीसरा, उन लोगों को जिनको हाइपर टेंशन है, यानी कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनके लिए भी बहुत लाभप्रद है। चौथा, उन लोगों के लिए जिन्हें हृदय का रोग है उनके लिए भी बहुत लाभप्रद है। लेकिन ये ध्यान रखें कि उच्च रक्तचाप और हृदय के रोगी कुंभक का अभ्यास साथ में नहीं करेंगे। किसी भी प्राणायाम में वे कुंभक का अभ्यास ना करें जब तक उनका रोग पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। तो इस तरह से इन रोगों के लिए यह बहुत लाभकारी है। ब्रेन को तो ठंडक देता ही है, मन मस्तिष्क को भी बहुत ठंडक देता है। हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बहुत रेस्ट देता है, यानी कि जो शरीर में बहुत क्रियाएं तेज चल रही हैं किसी असंतुलन की वजह से, उस असंतुलन को दूर करके उनको स्लो कर देता है, उनको बैलेंस की ओर ला देता है। इसलिए बेहतर है कि इसको करने के पहले नाड़ी शोधन अच्छी तरह से कर लिया जाए, क्योंकि दोनों हमारी जो नाड़ियां हैं वो शुद्ध होती हैं। तब आप जब इसका अभ्यास करते हैं तो आपको अच्छा पूरा इसका लाभ मिलता है। एक ये बात हुई। हमारे मन मस्तिष्क को तो बहुत शांत करता ही है, मन को एकाग्र करने की ओर बहुत अच्छा कदम होता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ये ध्यान रखें, जो सबसे बड़ी सीमा है कि इससे आपकी जो चेतना शक्ति है वह जागृत होना शुरू होती है। चेतना शक्ति जागृत होने शुरू होने से आपको सावधानी ये बरतनी पड़ेगी कि आपका मन जो है वह शांत होने लगेगा। अब मन शांत होने लगा, वो जो बढ़ी हुई शक्ति है मन को नहीं रोक पा रहे हैं, तो वह आपको अनेक प्रकार की परेशानियां भी दे सकता है। तो इसलिए किसी योग्य मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास करना चाहिए। और इसकी सीमाएं क्या है, मैंने पहले ही बताया कि उच्च रक्तचाप और हृदय रोग वाले कभी भी इसका अभ्यास कुंभक के साथ ना करें। लेकिन वे लोग जो बहुत अवसादग्रस्त हों, डिप्रेशन में रहते हों, उनके डिप्रेशन में रहने से उनकी मनःशक्ति वैसे ही स्लो रहती है और इस अभ्यास से और भी स्लो हो जाएगी, तो उनका डिप्रेशन और बढ़ जाएगा। तो इसलिए वे लोग इसका अभ्यास ना करें। और वे लोग जो कफ प्रवृत्ति के हों, कफ प्रवृत्ति का मतलब कि जिनको खांसी जुकाम जल्दी होता हो, तो चूंकि यह हमारे ब्रेन के दाहिने गोलार्ध को, सेरिब्रम के दाहिने गोलार्ध को एक्टिवेट करता है, और दाहिना गोलार्ध वैसे ही ठंडा होता है और कफ और कोल्ड में भी ठंडापन होता है, उसी वजह से हमारा कफ और कोल्ड ज़्यादा होता है। तो इसमें कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम को और एग्रीवेट कर देगा। तो इसलिए जिनको भी ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा हो, कफ और कोल्ड आने की प्रवृत्ति हो, जो भी कफ प्रवृत्ति के लोग हों, वे इसका अभ्यास ना करें। और साथ में ये ध्यान रखें कि वे लोग जिनको कब्ज की शिकायत होती हो, जिनको दीर्घकालीन कब्ज रहती हो, यानी लंबे समय से उनकी कब्ज की प्रॉब्लम चली आ रही हो, वे भी इसका अभ्यास न करें, क्योंकि इससे सिस्टम ठंडा होता है और कब्ज में ऑलरेडी ठंडा रहता है। तो यानी पहले से ही उनका सिस्टम स्लो हुआ है, इस वजह से मल बाहर नहीं निकल रहा है, और हम इसके का अभ्यास करने से सिस्टम को और भी स्लो कर देंगे, तो हमारी कब्ज और बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमारी समस्या और बढ़ जाएगी। तो उन लोगों को फिर इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से यह हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम हुआ। अगली कड़ी में अब हम लोग सूर्यभेदी प्राणायाम की चर्चा करेंगे। नमस्कार।